हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी 25 नवंबर आज जो आपका पहला दिन एएलपी का पेपर आपका कंडक्ट हुआ है, इसमें कहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन आपके क्या क्या आज के शिफ्ट में आपके पूछे गए थे, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। साथियों, सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपके क्वेश्चन आए हैं ये आपके एनसीईआरटी से आया है और मैंने पहले ही आपको अलर्ट कर दिया है। आपने देखा कि ग्रुप डी 2000 जो आपके 22 में पेपर आपका कंडक्ट हुआ था एएलपी का, और कोई भी एग्जाम रिसेंटली जितने भी आपका टीसीएस के द्वारा आपका कंडक्ट हो रहा है, इन सभी में एनसीईआरटी दोस्तों आपके प्रॉपर तरीका से आपके पूछे जा रहे हैं एग्जाम हॉल के अंतर्गत। इसमें देखिए आपका एनसीईआरटी को मुख्य रूप से आपका कवर किया गया है। सारा मैं अभी क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा और कहाँ कहाँ से कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और इसी के आधारित मैं क्वेश्चन भी आपको करवाऊंगा। तो यहाँ पर देखिए आपका प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है मैक्सिमम क्वेश्चन, और लेटेस्ट 2022 का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था ग्रुप डी का, यहाँ से भी काफी सारा क्वेश्चन आपके देखने को मिला है एग्जाम हॉल के अंतर्गत। फ्रेंड्स, आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका फिजिक्स का ज्यादा क्वेश्चन आपके देखने को मिला है, लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिजिक्स से आपको मिला हुआ है, और उसके बाद केमिस्ट्री से और बायो का वेटेज थोड़ा कम है, क्योंकि आपके एएलपी के एग्जाम में ओवरऑल जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है फिजिक्स का ज़्यादा और केमिस्ट्री का क्वेश्चन आपके कम, उसके बाद आपका बायोलॉजी आपका आता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है साइंस के अंतर्गत फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया। हालांकि हम लोग रीजनिंग के बारे में भी बात करेंगे और मैथमेटिक्स के बारे में भी बात करेंगे, क्वेश्चन आपका क्या आया है। शाम तक आपको पूरा शिफ्ट का आपको एनालिसिस आपको मिलेगा। तो आज आप पहले देखिए कि जो अभी तक आपके शिफ्ट कंडक्ट हुए इसमें क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए। तो फ्रेंड्स, एएलपी का 25 नवंबर यानी आज ही के दिन जो आपका पेपर कंडक्ट हुआ है, फिजिक्स से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे गए। ठीक है, फिजिक्स से देखिए आपका 8 से 9 क्वेश्चन पूछा गया है। और जो मैंने फ्रेंड्स आपको स्ट्रेटेजी बताया था, क्योंकि टीसीएस अभी आप देखिएगा तो रेलवे का जो भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है इसमें आपके सेम एग्जाम में आपका सेम पैटर्न आपका फॉलो किया जाता है, सेम क्वेश्चन आपका पूछता है। क्योंकि आप देखेंगे तो जो ग्रुप डी का आपका 2022 का पेपर आपका कंडक्ट हुआ था, आप देखिएगा तो सीटिंग अरेंजमेंट से खूब ज़्यादा क्वेश्चन ये पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो सभी शिफ्ट में आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपका डाला जा रहा था, और ये जानते हुए भी, क्योंकि एनालिसिस इस प्रकार से आपका, क्योंकि आप देखेंगे तो टीसीएस आपका नॉर्मलाइजेशन करती है, और नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ही आपका नॉर्मलाइजेशन आपके सटीक तरीका से किए जाते हैं। ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि इसके पहले कई सारे आपके लेक्चर हो चुके हैं। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन दोस्तों आपका उत्तल लेंस से आपका पूछा गया था, प्रतिबिंब को लेकर के, ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब से लेकर के पूछा गया था। लेकिन ये हमें पता नहीं है कि उत्तल था या फिर अवतल था। ये तो अभ्यर्थी जैसा कि बताया है कि उत्तल लेंस से प्रतिबिंब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस से आपके क्वेश्चन आपके यहाँ पर आपके आ रहे हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों आपका एक लाइट आपका चैप्टर है जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एक आपका इलेक्ट्रिसिटी है जहाँ से क्वेश्चन आपके दोस्तों भरपूर आपके पूछे जाते हैं। और मैंने पहले ही इन शिफ्ट के बारे में आपको बताया था कि लाइट और आप इलेक्ट्रिसिटी को क्लियर कर लीजिएगा, और मैंने इसको क्लियर भी आपको कराया था। अगला देखिए यहाँ पर तारों का टिमटिमाना, ये देखिए आपके प्रकाश से रिलेटेड पूछा है। विद्युत बल्ब हीटर, देखिए तारों का टिमटिमाना ये आपके वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण से होता है। और देखिए बल्ब और हीटर पूछा गया था कि किस प्रकार की ऊर्जा पर काम करती है, तो ये आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना था। बाकी आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए यहाँ पर आपका ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था, इसमें आपको ये पूछा गया किस प्रकार की ऊर्जा का, तो दोस्तों इसमें आपका विद्युत ऊर्जा तो होता है, ये आपके ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में आपके परिवर्तित होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे हैं। अगला देखिए आपको गतिज ऊर्जा का क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन एग्जैक्ट इसका पता नहीं है कि क्वेश्चन आपका क्या आया था, तो मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा, इसलिए इस क्वेश्चन का डेटा पूरा नहीं आया हुआ है। इसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपके गतिज ऊर्जा से क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, ये आपका हाफ mv² होता है। और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कल या परसों संभवतः आपको कंप्लीट आपको कराया था एनसीईआरटी में। अगला देखिए कणों के बीच की दूरी पूछा गया था। अच्छा, कणों के बीच की अगर दूरी पूछा गया होगा तो ये आपका पूछा गया होगा F = gm1 × m2 अपॉन आपका r² होता है। और डिस्टेंस को अगर आप बढ़ाइएगा तो यहाँ पर आपका जो खिंचाव होता है ये आपका कम हो जाएगा, यानी कि आपके ये सभी वैल्यू जो एफ होता है ये आपका कम हो जाएगा। और इसको अगर कम करेंगे तो इसका जो वैल्यू होता है फ्रेंड्स ये आपके कम हो जाएंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला देखिए आपको त्वरण से रिलेटेड पूछा गया था। m = आपको 2 दिया गया था, a बराबर आपको 10 मीटर/सेकंड², तो यहाँ पर आपको f निकालना था। F = आपका फॉर्मूला होता है ms, सीधा आप मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से आपका पूछा गया है। ये मैं आप रीजनिंग की बात करूंगा थोड़ा। देखिए आपका डायरेक्शन से आपके 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए। ब्लड रिलेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्योंकि इसका देखिए कंप्लीट आपका डेटा आ नहीं पाता है। और आप ऐसा मत सोचिएगा कि क्वेश्चन आपका सिर्फ इजी ही पूछा गया होगा, क्योंकि जो मॉडरेट क्वेश्चन रहते हैं, थोड़ा हार्ड लेवल के रहते हैं, वो अभ्यर्थी को याद नहीं रहता है एग्जाम हॉल के अंतर्गत, जिसके कारण से वो क्वेश्चन प्रॉपर तरीका से आपके बाहर आपके नहीं आ पाते हैं। तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके ईजी ही आपके पूछे गए होंगे। तो देखिए डायरेक्शन का आपका 2 क्वेश्चन आया था, ब्लड रिलेशन का आपका 2 से 3 क्वेश्चन आया था, सीटिंग अरेंजमेंट का दोस्तों आपके 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। और देखिए एक आपका रैंकिंग टेस्ट होता है, इसका दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल के अंतर्गत आपके नहीं पूछे गए। अगला देखिए आपका
आपका सेलुलिज्म आपका है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया है। वेन डायग्राम से आपका 1 क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछा है। हालांकि कोडिंग डिकोडिंग आपके बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के लिए, जो बार बार आपका पूछता है। देखिए ना तो आपका क्लॉक का क्वेश्चन आया है, यानी जो आपके घड़ी वाला क्वेश्चन है ये आपका नहीं आया है, और कैलेंडर का दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। तो देखिए क्लॉक नहीं आया है, आपको कैलेंडर नहीं आया है, लेकिन क्वेश्चन हो सकते हैं कि अगले शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपको नेक्स्ट यहाँ पर पजल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। कुछ कैंडिडेट का कहना था कि पजल का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, और कुछ कैंडिडेट का कहना है कि पजल वाला आया था, वो मंजिल वाला, जो कि ग्रुप डी में भी आपका पूछा हुआ था। इस प्रकार के क्वेश्चन एक मंजिल से रिलेटेड आपका 2022 में, आप याद रखिएगा। तो यहाँ से देखिए आपका मंजिल से रिलेटेड आपका एक पूछा गया था आपका। अगला देखिए यहाँ पर आपको नॉन वर्बल, जैसे कि आप देखिएगा तो पेपर कटिंग जो भी आपका फोल्डिंग वगैरह होता है, ये सभी आपके नॉन वर्बल के अंतर्गत आता है। तो इसका एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आया है। देखिए लॉजिकल रीजनिंग आप देखिएगा तो यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, और देखिए आपका सीरीज से रिलेटेड आपका 2 क्वेश्चन इन्होंने कवर किया हुआ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका मिसिंग नंबर से 1 क्वेश्चन आपका आया हुआ है, और अल्फ़ाबेट टेस्ट सीरीज जो होता है यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन आया है। देखिए ऑक्साइड, अब देखिए केमिस्ट्री की बात करेंगे तो यहाँ देखिए आपका ऑक्साइड से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऑक्साइड में आपको पूछा जा सकता है कि जो आपके धातु के ऑक्साइड होते हैं किस प्रकार के होते हैं, ये आपके जो है पूछा जा सकता है। अधातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो देखिए अधातु का ऑक्साइड जो होता है ये आपके अम्लीय होता है, जबकि दोस्तों धातु की ऑक्साइड अगर बात करेंगे तो ये आपका क्षारीय होता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए पर अम्ल और क्षार से रिलेटेड पूछा गया था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अम्ल और क्षार। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। एक दोस्तों आपका पूछा गया है एक्वारेजिया से रिलेटेड। देखिए एक्वारेजिया जो होता है इसे अम्लराज कहा जाता है, और इसमें फ्रेंड्स आपका HCl और आपका HNO आपका 3 होता है। साथियों मैं आपको बता देता हूं, आप किसी भी एनालिसिस जा करके देख लीजिएगा यूट्यूब पर कहीं भी, ये सभी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे होंगे अभी आपको रिसेंटली। और क्योंकि काफ़ी सारे छात्रों को ऐसा लगने लगता है कि कहीं फेक तो नहीं है, या तो फिर अपने मन से तो टाइप नहीं कर दिया, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि कहीं पर जाकर के पहले आप देख लेना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक्वारेजिया जो है ये मैंने आपको कल ही आपको कवर कराया था NCERT में। अगर आपने NCERT वाला क्लास देखा होगा जिसमें कि लेटेस्ट मैंने एज ए नोट्स को कवर करा रहा हूँ, वहाँ पर मैंने एक्वारेजिया आपको डिटेल में आपको कवर कराया है। आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस चुके हैं बिल्कुल आपके पूरा का पूरा। और इसके अलावा देखिए ऑक्साइड है या फिर आपका अम्ल क्षार है, ये सभी मैंने आपको नोट्स में ही कवर करा दिया, और नोट्स से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आ भी गए हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, ज्वाइन करके वहाँ पर जितने भी नोट्स दिया गया है वहाँ पर भी जाकर के आप मिलाइएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएगा। और देखिए जो आस एजुकेशन सेंटर की तरफ से एक नोट्स आपका लॉन्च हुआ था, इसको जो मैंने कवर कराया है, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे एक्वारेजिया मैंने कल ही आपको कवर कराया है RWA की तरफ से, रोजगार विद अंकित वाला, वहाँ से भी देखिए आपका क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आ गया है। सेरिबरम दोस्तों आपको देखिए पूछा गया है। और यहाँ पर देखिए आपको पूछा गया है DNA। देखिए DNA में ये पूछा गया था कि माता पिता के योगदान कितना होता है, तो ये आपका दोस्तों याद रखना, ये आपका 50% आपका होता है। देखिए पुष्प का मध्य भाग क्या कहलाता है, तो ये आपका बीजांड कहलाता है। ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर पूछा गया है। ऊर्जा, देखिए कोशिका में ऊर्जा का जो है मुख्य स्रोत होता है आपका, ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा गया है, हालांकि एग्जैक्ट नहीं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका पूछा गया होगा, लेकिन कोशिका से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। अंतःपरद्रव्य जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इतना क्वेश्चन मेरे पास जो है रिसेंटली आपके आ चुके हैं। अब देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है इसको मैंने आपको कवर करा दिया है, और इवनिंग तक इसका जो है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, क्योंकि वही टॉपिक आपके नेक्स्ट से जो है आपका शिफ्ट में आपका कंडक्ट होगा, और वहीं से क्वेश्चन आपका आएगा, क्योंकि रिसेंटली आपका RRB का आपका एग्जाम पैटर्न ऐसा आपका देखा गया है। ठीक है, बाकी आप शिफ्ट कंडक्ट होने दीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। तो उसी से आधारित जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, जहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से देखने को मिला है, उससे रिलेटेड जो एज ए नोट्स आपका बिल्कुल ये सभी जितने भी मैं आपको कवर करा रहा हूँ ये बिल्कुल आपका NCERT है। और जैसा कि अभ्यर्थी यानी स्टूडेंट का आप देखेंगे तो साफ तौर पर कहना है कि जो आपका फिजिक्स है और आपके केमिस्ट्री है, यहाँ का क्वेश्चन जितने भी आपका है ये बिल्कुल आपका ईजी पूछा जा रहा है। तो आप कैसा करिए कि NCERT का जितने भी आपका पूछा गया और प्रीवियस ईयर से मैक्सिमम क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिला है, तो प्रीवियस ईयर का एक बार एनालिसिस आप बेहतर तरीका से कर लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से एग्जाम हॉल के अंतर्गत आपको देखने को लगातार मिल रहा है। तो अभी जो कम समय है आपको कुछ भी कवर नहीं करना है, बस आपको रिवीजन करना है। यही रिवीजन आपके एग्जाम के लिए बेहतर आपका साबित होगा। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू कर लेते हैं इसी क्लास में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके मैक्सिमम आपको देखने को मिला है। तो आइए हम लोग क्लास को सुपर फास्ट कवर करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से कवर होगा, क्योंकि फिजिक्स आपके काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो आइए सुपर फास्ट अंदाज में हम लोग सारी चीज़ों को कवर करते हैं, और जितने भी आपका लेटेस्ट अभी आपका एग्जाम कंडक्ट होगा इस बेसिस पर सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे। तो इस नोट्स का जो आपको अभी मैं कवर करा रहा हूँ, इसका जो है PDF भी आपको दिया गया, आंसर आपको हिट करके क्लास वाइज करके, तो आप ज़रूर इसको जाकर के लगाइएगा, जिससे कि आप बेहतर इंप्रूवमेंट आप कर पाएंगे। तो साथियों कहा जा रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं
तय की गई है। तो वैज्ञानिकों द्वारा अभी तक 5 अवस्थाओं का तय किया गया है, जिसमें कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टाइन आपके आते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ठोस है जिसके आकर्षण बल अधिकतम होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका एनसीईआरटी है, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी आपका है, ये आपका एनसीईआरटी है। और इसी में आपका कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का भी आपको मिलेगा, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है। तो साथियों हमारा पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, जो आपका गलत है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं ये अनवरत आपके गतिशील होते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये सभी पॉइंट आपका यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। प्रीवियस ईयर अगर आपने अच्छे तरीके से लगाया होगा एनालिसिस के जरिए, चाहे आप कई बार भी तैयारी कर रहे हैं, 80% यहीं से दोस्तों आपका कवर हो जाता है। रेलवे का खास बात यह है क्योंकि इसका कई सारे शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट होता है और टीसीएस बराबर क्वेश्चन रिपीट करता है। अगला क्वेश्चन है कि मिश्रण प्रकृति में डैश हो सकता है। तो मिश्रण जो होता है प्रकृति में समांगी या विषमांगी हो सकता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से दिया गया है, जैसे कि आपको कहा जा रहा है कि जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुलते नहीं हैं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है आपका अमिश्रणीय। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपको कहा जा रहा है कि डैश एक यौगिक नहीं है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। देखिए यौगिक जिसका फॉर्मूला होता है, फॉर एग्जांपल के लिए NaCl है, आपका H2O है, Cu आपका SO4 है, या फिर H2SO आपका 4 है। ये सभी एक प्रकार का कंपाउंड्स है, यौगिक है। तो देखिए चौक है, चौक का फॉर्मूला होता है CaCO3, जिसे खड़िया कहा जाता है या कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे दोस्तों आपका SO2 कहा जाता है, और SO2 के कारण से ही अम्ल वर्षा होती है। इसके अलावा देखिए आपको दिया गया हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसे H2S कहा जाता है, और लेड दिया गया जिसे Pb कहा जाता है। तो Pb एक प्रकार का तत्व है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। यानी आपके रासायनिक परिवर्तन होगा तो वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन। तो पदार्थों का किण्वन रासायनिक परिवर्तन है। तो सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कुछ इस प्रकार से है कि वह विजातीय मिश्रण जिसमें विलय के कण घुलते नहीं हैं बल्कि पूरे माध्यम में निलंबित बने रहते हैं, डैश कहलाता है। आइए आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे निलंबन कहा जाता है, सस्पेंशन कहा जाता है। तो बी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि शक्कर के घोल में शक्कर एक डैश है। शक्कर के घोल में शक्कर क्या है, यानी चीनी क्या है। तो चीनी एक प्रकार का दोस्तों विलय पदार्थ होता है, ध्यान रखिएगा, विलय होता है। और चीनी जिसमें आपका घुलता है उसे कहा जाता है विलायक। क्या कहा जाता है, उसे विलायक कहा जाता है। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, घुला हुआ पदार्थ जिसे हम लोग विलय कहते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मक्खन का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन है। कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है। अगला है कि एक तार प्लेटिनम तार का गर्म होना या लोहे का चुंबकीय किरण, ये सभी आपका फिजिकल है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। देखिए भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे तो देखिए आपका दूध से दही बनना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपका होगा नहीं। अगला दिया है मानव में पाचन, रासायनिक परिवर्तन है। अगला मानव में शोषण, रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, ये आपका फिजिकल आपका परिवर्तन है। अगला प्रश्न है कि एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहा जाता है। एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादक के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, यानी चेंज नहीं होता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। स्थिर अनुपात का नियम दिया था जोसेफ प्राउस्ट ने। जितने भी क्वेश्चन है आप इसको रट लीजिएगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन डैश के अनुपात में उपस्थित होता है। बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। आपको H2O के बारे में पूछा रहे, हाइड्रोजन का आपका 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। कैंसिल आउट कीजिएगा तो 1 जो है 2 आपका 8 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही है।
अगला प्रश्न है कि डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित है। डाल्टन की सिद्धांत की फ्रेंड्स बात करेंगे तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत आधारित है। और दोस्तों याद रखना, परमाणु किसके अनुसार अविभाज्य है, तो ये आपके डाल्टन के अकॉर्डिंग है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसका कंप्लीटली मैं आप लोगों को नोट प्रोवाइड कर दूंगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप सारी चीज़ों को कंप्लीटली आप लगाइए। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था, तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जॉन डाल्टन का। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। जो भी छात्र टेक्नीशियन वाले हैं कंप्लीटली आप सभी लोग इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। कंप्लीटली आपका पेड आपका जो है बैच आपका चल रहा है, जिसमें कि ओवरऑल आपको नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां से धुआं क्वेश्चन यानी निश्चित रूप से 100% आपका देखने को मिला है डायरेक्टली क्वेश्चन आपका। तो नोट्स आपको कंप्लीटली आपको लगाने, आंसर आपको टिक करके दिया जाता है ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिविजन कर पाए। टेस्ट आपको डेली मारना है, ALP टेक्नीशियन में भी समय है, तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं फटाफट इस पर कॉल या SMS करके इंक्वायरी ले सकते हैं। 7050513705 पर आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि डैश पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका अणु है, तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है कि शब्द परमाणु को किसने खोजा था, शब्द परमाणु को खोजने वाला है आपका डेमोक्रिट्स, ध्यान रखिएगा आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डेमोक्रिट्स के द्वारा खोजा गया था। आइए अगला क्वेश्चन का जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या है। फ्रेंड्स इसको मैंने सॉल्यूशन करा दिया है, अब समय नहीं है सॉल्यूशन करने का, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि रसायन के लिए गन्ना की इकाई क्या है। देखिए रसायन विज्ञान के अंतर्गत गन्ना की इकाई फ्रेंड्स आपका मोल होता है। देखिए पूछा जाता है कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा आपका सही आंसर हो जाएगा मोल। मोल का प्रतीक होता है MOL। चलिए अगला प्रश्न, और यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट याद रखना है। एक मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये आपको ये पूछा जाएगा फ्रेंड्स कि एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश होता है। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होता है 5.3 इंटू 10⁻20 आपका 3। आप यहाँ से निकाल करके इसको कैलकुलेट करेंगे। अगला प्रश्न है सोडियम के 69 ग्राम में सोडियम के 3 मोल होते हैं, तो सोडियम की परमाणु द्रव्यमान क्या है। परमाणु द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है, जैसे किसी भी पदार्थ का आपका जो है आपका द्रव्यमान और आपके मोल से आपको सिंपली डिवाइड करना रहता है, तो आपको देखिए कट जाएगा। और ये मुझे लगता है कि आपका 2 और 3 त्रिक 9 23 टाइम्स में आपका कटेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एवोगाड्रो संख्या Na क्या है। तो देखिए केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको दोनों आपको सम्मिलित रूप से दिया गया, क्योंकि ये आपका नोट्स है, तो आप इसको ध्यान से लगाइए। कहा जा रहा है कि एवोगाड्रो संख्या Na का अर्थ क्या होता है। तो देखिए साथियों, जो आपके Na दिया गया है, ये जो है आपका किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में परमाणुओं की संख्या को इंडिकेट करता है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल होते हैं। आयोडीन के लिए आपका I होता है, फ्लोरीन के लिए F होता है, लोहा के लिए आपका Fe होता है, कार्बन के लिए C होता है। तो 2 अक्षर वाला ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। कुछ आपका दिया गया है सिंबल, तो इसको यहाँ पर याद रखेंगे और इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स आपको मिल जाएगा। कौन सा तत्व ना तो धातु और ना ही अधातु है, बताइए। उपधातु होगा, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम उपधातु है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जिस भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये आपके उपधातु के अंतर्गत आते हैं, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो प्रश्न आपके पूछे आते हैं कि कौन सा ऐसा जो है आपका पदार्थ है जिसका प्रयोग सौर पैनल को बनाने के लिए किया जाता है, तो अर्धचालक का किया जाता है। और दोस्तों याद रखना है कि अर्धचालक जो होते हैं इसमें आपका विद्युत धारा का फ्लो अंशतः होता है। तो प्रश्न हमारे पूछे आते हैं कि जो है सौर पैनल में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिलिकॉन एवं जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दोस्तों अर्धचालक बात करेंगे हम लोग अर्धचालक का, तो अर्धचालक का जब ताप बढ़ाया जाता है तो ध्यान रखना इसका जो प्रतिरोध होता है ये आपका कम हो जाता है। प्रतिरोध क्या होगा, कम हो जाएगा। जबकि अब बात करेंगे चालक का, चालक का जब ताप बढ़ाया जाता है तो इसका जो प्रतिरोध होता है ये आपका अधिक हो जाता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश को वैद्युत ऋणात्मक तत्वों के रूप में जाना जाता है क्योंकि वे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन कौन बनाता है भाई, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका है अधातु। सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि प्रकृति में डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होती है, डैश प्रकृति में विद्युत धनात्मक होता है। तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि विलीनीकरण यानी डिसालिनेशन पूछा जा रहा है कि डिसालिनेशन क्या है। तो देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थ को अलग किया जाता है, तो इसको डिस्टिलेशन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, डिस्टिलेशन कहा जाता है। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातन वैसा पदार्थ जो बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन के रूप में प्रयोग किया जाता है। सोडियम सल्फेट आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके ऊर्ध्वपातन के रूप में प्रयोग नहीं होता है। अगला है कि तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को वाष्पीकरण कहा जाता है। तो सी ऑप्शन आपका सही है। अगला, ब्राउनियन गति की खोज किसने किया था। एएलपी 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। ब्राउनियन गति की खोज किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा दोस्तों कहा जा रहा है कि विलय और विलायक का समांग मिश्रण कहलाता है। विलय और विलायक का समांग मिश्रण कहलाता है बिलियन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि 1 बिलियन पानी में 320 ग्राम मात्रा में 36 ग्राम लवण है। द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में बिलियन की सांद्रता कितनी होगी। एएलपी का पूछा हुआ क्वेश्चन है और न्यूमेरिकल भी एएलपी के अंतर्गत आपके पूछे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको यहाँ पर याद रखिएगा, इसका सोल्यूशन आपको दिया गया है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है। तो फ्रेंड्स आपका देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। हीरा कार्बन का अपरूप है और हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से हीरा चमकता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट। कार्बन का एक और अपरूप होता है जिसे हम लोग ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है स्नेहक, पेंसिल और ग्रीस बनाने के लिए। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए चौक दिया गया है जिसका फॉर्मूला CaCO3 होता है। संगमरमर का भी CaCO आपका 3 होता है और जिप्सम दोस्तों याद रखना है CaSO4 इंटू आपका 2H2 होता है। और जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया जाता है तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, कहा जा रहा है सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान डैश होता है। सोडियम कार्बोनेट CaCO3 का द्रव्यमान निकालना है तो आप सिंपली इसको निकाल सकते हैं। जैसे आपका कैल्शियम है तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका 20 दूना 40 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करके आप निकालना है। यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेट किया है, जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका सोडियम दिया गया है, सॉरी कैल्शियम दिया गया था। तो यहाँ पर सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने गलत किया हुआ है। देखिए इसका फॉर्मूला जो होता है आपका Na2 आपका CO3 होता है जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। और एक आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला NaCO आपका 3 होता है। तो ध्यान रखिएगा, माफ़ी चाहेंगे। तो यहाँ पर इसको आपको कैलकुलेट कर लेना है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि CO का सापेक्ष द्रव्यमान क्या है। कार्बन का देखिए फ्रेंड्स आपका 6 दूना आपका 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 दूना आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ऐड कीजिएगा तो ये आपका 28 आ जाएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं। परमाणु के नाभिक में फ्रेंड्स आपके प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन आपके पाए जाते हैं। तो आपका देखिए राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रोटॉन और आपके न्यूट्रॉन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को डैश कहा जाता है। तो आपका बताइए राइट आंसर क्या होगा। इसे पॉजिट्रॉन कहा जाता है। ऑप्शन आपको यहाँ पर डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है किस ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी को इलेक्ट्रॉन की खोज से संबंधित उसके कार्य के लिए 1906 में भौतिकी की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन को। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में इक्वल होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन में आपका निगेटिव होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ आपके 19 कूलम होते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश पर प्रक्षेपित किए जाते हैं। तो इसे स्वर्ण पत्थर पर प्रक्षेपित किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, केमिस्ट्री और फिजिक्स से काफ़ी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को
किस सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए फॉर्मूला है 2n²। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या डैश होती है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ऑप्शन आपका सी करेक्ट है 18। जो आपका सेल होता है के एल एम और आपका एन होता है, तो के बीच आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में आपका 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम में आपका 18 और एन में आपका 32 इलेक्ट्रॉन्स रखा जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इनमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4 है? इसको ऐड कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 8 2 10 4 आपका 14। 14 देखिए आपका सिलिकॉन का होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सिलिकॉन का होगा। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स हमारा कहा जा रहा है कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको निकाल भी सकते हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के चतुर्थ स्तर में समायोजित की जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? यानी पूछा रहा है कि चतुर्थ स्तर में, अभी मैंने आपको रिसेंटली कवर कराया है के एल एम और आपका एन होता है। तो देखिए चतुर्थ में पूछा आ रहा है, तो इसमें अभी आपने 32 रखा था, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है? हाइजेंसबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में संवेग की अनिश्चितता और एक कण की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। घटाया नहीं जा सकता है क्योंकि वह भौतिक यानी कि मौलिक रूप से ये आपके अंतर्निष्ठ है। तो डी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि उस तत्व का नाम बताएं जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है। तो देखिए 8 2 10 7 17 और ये आपके आते हैं क्लोरीन का। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। जितने भी आपका हेलोजन तत्व है इन सभी को आवर्त सारणी के 17वें समूह के अंतर्गत आपका रखा गया है। जैसे आपका ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेनिन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, इन सभी को रखा गया है। तो ध्यान रखिएगा। और जितने भी आपके आयोडीन तत्व हैं यानी कि जितने भी आपका हेलोजन तत्व इन सभी के बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए। अगला है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो एक परमाणु में स्थित प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित की जाती है, क्योंकि फ्रेंड्स आपका Z, E और P आपका आपस में बराबर होता है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही आपका परमाणु क्रमांक होगा। तो इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पर आपको जितनी भी आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन का आपका नोट्स है ये सभी कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि आप बेहतर तरीका से अपने आप को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और साइंस को आप जो है ALP के एग्जाम में नास्ते नाबूद कर सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी आपको शाम तक पूरा आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि क्वेश्चन आपके कहाँ से किस प्रकार से किस किस टॉपिक से आपके आ रहे हैं। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।